अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया के अंदर एक मामला जो बहुत ज़्यादा सर उठाए हुए है और मौजूदा हुकूमत की ये पॉलिसीज़ हैं कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से बरतानिया आने वालों को रोकना है, इस अमल की बेखुदी करनी है। और इस सिलसिले में हमने देखा कि बोरिस जॉनसन के दौर में भी हुकूमत की पॉलिसी सेम रही। फिर लिज ट्रस जो बहुत कलील मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म रहीं, उनके दौर में भी खैर कोई खातिर खा इस पर पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन पॉलिसी का तसलसल ही नज़र आया। और अब ऋषि सुनाक के दौर में भी हम देख रहे हैं, बल्कि यहाँ तो अब इस मामले को लेके जो बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक हैं उनका एग्रेशन खासा बढ़ गया है। हाल ही में जो बरतानवी पार्लियामेंट है उसमें उन्होंने 5 निकाती मंसूबा दिया है। इस मंसूबे से उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट को आगाह किया है कि किस तरह वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से बरतानिया में दाखिल हो रहे हैं उन्हें रोका जाएगा। इसका जो नंबर 1 पॉइंट है, चैनल क्रॉसिंग के ज़रिए, छोटी कश्तियों के ज़रिए जो लोग दाखिल होते हैं, छोटी कश्तियों के दाखिले को रोका जाएगा। नंबर 2 जो है उसमें गैर कानूनी तौर पर काम करने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाएगा। नंबर 3 ये है कि जो साइलम सीकर्स हैं, जब उन्हें होटल्स में रिहाइश दी जाती है अभी, अब उस रिहाइश का सिलसिला भी बंद हो जाएगा। यहाँ पे इस बात को भी ज़रूर जहन में रखिए कि तकरीबन 6 मिलियन यानी 60 लाख पाउंड रोज़ाना की बुनियाद पे ये ख़र्चा आता है, बरतानवी हुकूमत पे बोझ पड़ता है गैर कानूनी तरीके से। और साइलम सीकर जो हैं, जो होटल्स में रह रहे हैं, उनकी देखभाल करने के लिए केस वर्कर्स की तादाद बढ़ाकर केसेस जल्द निपटाए जाएंगे। और आखिरी जो है वो अल्बानिया की हुकूमत से नया मुआहिदा होगा जिसके तहत साइलम क्लेम करने वालों से सबूत ना होने पर वापस भेज दिया जाएगा। ये बड़े अहम निकात हैं, लेकिन ये सिलसिला अभी का नहीं है, ये सिलसिला खासा पुराना है। हमने ये देखा कि ब्रेक्सिट के बाद इसमें खासी तादाद में गैर कानूनी तरीके से, बिलखुसूस अल्बानिया से और फिर जो फ्रांस से लोग आ रहे थे, उनकी तादाद में खासा इजाफ़ा हुआ। और बरतानवी हुकूमत अब ये चाहती है, जो मौजूदा हुकूमत है, एक तो उसने अपने मंशूर में भी इस बात का ऐलान किया था, दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि मौजूदा हुकूमत ये समझती है बरतानिया की कि जो ये गैर कानूनी तरीके से लोग आ रहे हैं बरतानिया में, वो बरतानवी मईशत पे बोझ हैं। वो टैक्स नेट में भी शामिल नहीं होते, लेकिन वो हुकूमत और रियासत के वसाइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि बरतानिया के अंदर हमने देखा कि जो ह्यूमन कैपिटल है ब्रेक्सिट के बाद उसका खासी कमी रही है। और बिलखुसूस जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ये लेबर फोर्सेस हैं, उनकी खासी किल्लत रही है। कभी हम देखते हैं यहाँ पे जो लॉरी ड्राइवर्स हैं उनका बहरान आ जाता है, कभी और वर्कर्स का बहरान आ जाता है। तो गैर कानूनी तरीके से आने वाले लोग बरतानवी जो समाज है उसमें ये कंट्रीब्यूट भी करते हैं। खैर ये मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट हैं, लेकिन हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं ये किस हद तक कारगर साबित होंगी। फिर जो रवांडा का एक मामला है, रवांडा को लेकर भी एक पॉलिसी बनाई गई, फिर अदालत ने भी उसकी इजाज़त दे दी, लेकिन इंसानी हुकूक की तंजीमें, जो इमिग्रेशन वॉच डॉग्स हैं, वो इस पे भरपूर शोर मचा रहे हैं। इसी सारे मामले पे बात करेंगे, क्या ऋषि सुनाक कामयाब हो पाएंगे इस 5 निकाती मंसूबे को पर अमल दरामद करवाने में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK ग़ुलाम हुसैन आवान साहब। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम हुसैन साहब आपके वक्त का। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब हैं, माहिर क़ानून हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। रिजवान सुलहरिया साहब हैं, माहिर क़ानून हैं, लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। सुलहरिया साहब आपका शुक्रिया। और लंदन से ही अख्तर गोंदल साहब हैं, आप भी माहिर क़ानून हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का मैं खैर मकदम करता हूँ प्रोग्राम में। ग़ुलाम हुसैन आवान साहब, अब एक अदालत का फ़ैसला रवांडा वाले मामले पे, फिर हम ये देख रहे हैं पार्लियामेंट को भी आगाह कर दिया, ये मंसूबा तो आ गया है, लेकिन इस मंसूबे पे अमल करना ऋषि सुनाक की हुकूमत के लिए कितना आसान या मुश्किल है? बहुत शुक्रिया आपका फैसल बाजी साहब। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इससे पहले भी जो है वो टोरी हुकूमत जो है सख्त से सख्त जो है वो पॉलिसीज इमिग्रेंट के बारे में लेकर आती रही है और कोशिश करती रही है कि किसी ना किसी तरीके से जो इलीगल इमिग्रेंट दाखिल होते हैं बरतानिया में उन्हें रोका जाए। और लेकिन हम देखते हैं कि जब भी सख्ती की जाती है उस वक्त ही जो है वो लोगों रिकॉर्ड नंबर ऑफ लोग जो है वो बरतानिया में आना शुरू हो जाते हैं। और अभी जब से ये नए वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक और जो सुहेला ब्राउमैन है होम सेक्रेटरी, जब से वो आई हैं उस वक्त से लेकर अब तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेशन कवानीन के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ भी की जा रही हैं। और ये जो चंद रोज़ कबल जो 5 निकाती जो फार्मूला मैं कहूँगा इसको पेश किया है बरतानी वज़ीर आज़म ने, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि नंबर 1 तो ये है कि छोटी कश्तियों के जरिए बरतानिया में दाखिल होते हैं
इन्हें हर मुमकिन रोका जाएगा। और इसके लिए जो है वो पेट्रोलिंग की जाएगी समुंदर के अंदर, और जो बरतानवी फोर्सेस हैं तकरीबन 700 के करीब एक्स्ट्रा जो स्टाफ है वो भर्ती किया जा रहा है, जो उन्हें रोकने की कोशिश करेगा। दूसरा उनका यह है कि जो गैर कानूनी तौर पर बरतानिया के अंदर गैर कानूनी काम करते हैं, उन्हें जो है वो मुख्तलिफ कारोबार रेड करके जो है वो उन्हें रोका जाएगा, भारी जुर्माने किए जाएंगे ताकि एम्प्लॉयर जो है वो गैर कानूनी अफराद को जो है वो नौकरी ना दे। और तीसरा उनका ये कहना था कि जो असाइलम सीकर्स पहले आकर जो है वो बरतानिया के अंदर होटल्स के अंदर रहायश देते थे आर्जी तौर पर, और एक किस्म का लग्जरी ट्रीटमेंट उन्हें किया जाता था। अब उनका कहना है कि ये ऐसा नहीं किया जाएगा, बल्कि जो भी असाइलम सीकर बरतानिया के अंदर आएंगे उन्हें या तो हॉस्टल्स के अंदर रखा जाएगा, या कोई इस तरह के जो छोटे हॉस्टल्स टाइप जो घर बने हुए हैं वहाँ पे रखा जाएगा, होटल्स वाली लग्जरी उनको दी जाएगी। और चौथा ये था पॉइंट के जो केस वर्कर्स हैं उनकी तादाद होम ऑफिस के अंदर बढ़ाई जाएगी, ताकि जो ऑलरेडी 90,000 से जायद असाइलम के जो पेंडिंग केसेस हैं उन्हें जो है वो किसी तरीके से जो बैकलॉग खत्म किया जाए, और जो है वो लोगों को जिनका केस मेरिट पे नहीं बनता उनको जो है वो बरतानिया से बेदखल किया जाए। और पांचवा ये था कि उनका कहना था कि अल्बानिया जो है वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ से बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो लोग यहाँ पर आकर असाइलम करते थे। उनका कहना था कि अल्बानी हुकूमत से एक मुआहदा किया गया है जिसके तहत जो भी वहाँ से आकर असाइलम करेगा, अगर कोई बहुत ज्यादा किसी के पास सबूत होंगे तो उसको ही इंटरटेन किया जाएगा, बल्कि दूसरे अफराद को बरह रास्त जो है वो वापस भेज दिया जाएगा। तो ये वो 5 निकाती मैं कहूँगा कि एक जो फार्मूला था ये बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट में पेश किया, और अब ये कहा जा रहा है कि इसको मुकम्मल करने के लिए जो है वो बरतानी हुकूमत तमाम जो वसाइल है वो बरेकार ला रही है, ताकि बरतानिया के अंदर जो आने वाले असाइलम सीकर्स हैं एक तो उनको डिस्करेज किया जाए, और जो पहले से यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर अफराद मुकीम है उन्हें जो है वो उनके केस। सही है, ठीक है। गुलाम हुसैन अवान साहब, मज़ीद भी आपसे बात करते हैं। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, ये बताइएगा, ऋषि सुनाक ने यह भी कहा कि आलमी पनाह का निज़ाम अब बेकार और फरसूदा हो गया है। ये एक हकीकत है या ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की? जी बहुत शुक्रिया वासी साहब। ऋषि सुनाक क्योंकि नए नए आए हैं और उन्होंने अपनी जनवरी की जो तकरीर है उसमें फसाद वज़ारी का खात्मा, कर्ज़ों में कमी, इक्तिसादी ग्रोथ और वेटिंग लिस्ट जो बहुत बड़ा यहाँ पे इशू है हॉस्पिटल्स में, उसको ख़त्म करना, बैकलॉग क्लियर करना, ये पिछली स्टेटमेंट भी थी। और बोट, स्टॉपिंग द बोट्स, ये स्टॉपिंग द बोट्स जो है ये मैं ये कहूँगा कि तकरीर का वो जो ग्लॉसी नहीं होती, आइसिंग ऑन द केक, ये पॉलिटिकल उन्होंने उसके ऊपर स्टेटमेंट दी है कि जी ये एस्पियनाज और इमिग्रेशन जो है इज यूजिंग एज अ टूल, कि आप सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए दूसरे मुल्कों की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर इफेक्ट हो थ्रू इमिग्रेशन, जैसे हमला आवर इमिग्रेशन के ज़रिए हो। मेरे ख्याल में लुकिंग एट रवांडा पॉलिसी, अभी अल्बानिया पॉलिसी, अभी तक हम हिट नहीं कर पा रहे। जो 5 नुकात उन्होंने बताए हैं, मसले इलीगल वर्किंग ऑलरेडी मना है, तो आपके पास 5 लाख क्यों केसेस हैं, आप उनको क्लियर करें, आप उनके केस वर्कर पहले यहाँ रख के उसका बैकलॉग क्लियर करें। दूसरा, आप कह रहे हैं कि जी अंदर दाखिल नहीं होने देना, तो आप जब तक जहां से ओरिजिनेट होती है बोट वहां से मुआहदे नहीं करते, अब फ्रांस वाले बोटें जाने दें, आप यहाँ पानियों में उनके ऊपर कानूनी कदगन जुर्माने और ये वो लगाते रहें, उससे आप क्या अचीव करेंगे? मेरे ख्याल में जब तक हम इसका मंबा नहीं उसको एड्रेस करते तब तक ये लोग आना जाना इसका रुकना मुश्किल है। आप पहले भी काम करने के ऊपर 20,000 पाउंड की पाबंदी है कि आप इलीगल बंदा नहीं रख सकते, तो लोग काम फिर भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आप उसका जो सोर्स है, मंबा जो है प्रॉब्लम का, उसको हल नहीं कर पा रहे, चाहे वो बैकलॉग यहाँ हो, चाहे वो आने वालों की तादाद हो। मसलन 45,000 लोग, 45,756 लोग पिछले साल इलीगल तरीके से आए हैं, तो भाई आपने उसके लिए क्या किया है? अकेला परेड कर देना पानियों में फौजियों के जरिए, या रोकने की कोशिश करना, या उनको पकड़ के दिखाना मीडिया के ऊपर, उससे तो हल नहीं होगा। आपकी एक कन्वेंशन है, आप सिग्नेटरी हैं जिनेवा कन्वेंशन के, आप सिग्नेटरी हैं यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स से,
आप किस तरह कह सकते हैं कि जी वोटों को अंदर आने दें? वोट ना भी अंदर आए, वो जहां आप रोकेंगे वहां उतर के असाइलम क्लेम कर लेंगे। आप प्रोसेस उनको करना पड़ेगा। पुराने जमाने में एक वाइट लिस्ट होती थी कि जिन मुल्कों में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतरीन है, आप उनको प्रोसेस क्विकली कर सकते हैं। आप 2.3 बिलियन आप खर्चा बता रहे हैं हॉस्टल और होटल्स का। जब आपका कोई निजाम ही नहीं होगा, जब आपको अंदर आने वाले लोगों को आपकी 6 महीने में कंप्लीट करने की आपकी प्रायोरिटी है, आपकी कमिटमेंट है, आपका असाइलम का केस जो है 2.5-3 साल लगता है, तो उसमें लोगों का तो कोई कसूर नहीं। सही है, ठीक है। मैं मलिक साहब मजीद भी आपकी तरफ आता हूँ। सुलरिया साहब ये बताइएगा, ऋषि सुनाक ने यह भी कहा दुश्मन रियासतें इमिग्रेशन को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। मेरा सवाल ये है कि अब जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान चल रहा है, और अगर कोई यूक्रेनी बाशिंदा आता है बरतानिया में, तो क्या वो बउज़र मजबूरी आ रहा है या वो किसी एजेंडे के तहत आ रहा है? या हम अफ़गानिस्तान का मामला देख लें, ये जो रियासती पॉलिसियाँ थीं, इसको लेकर ज़रा एक हुकूमती पॉलिसियाँ जो थीं, ये क्या ख़ुद ही एक वजह नहीं बन रही कि लोग बरतानिया का रुख कर रहे हैं? ब्रेक के बाद सुलरिया साहब आपसे मैं ये जवाब लेता हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रिजवान सुलरिया साहब, दुश्मन रियासतें यूरोपीय सरहदों पर इमिग्रेशन को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं, इससे क्या मुराद है? देखिए, ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, अगर आप देखें तो कौन जाता है जंगों में, मिलियन मिलियन लोगों को कौन मारता है, कौन जंगे करता है? ये यूक्रेन का जो हालिया जो है वो आप देखें तो प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, इसके ऊपर बहुत सारी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बरतानिया भी वजह होती है। जब इंटरनेशनल जंगें होती हैं, इंसानी तंजीमें, लॉयर सारे इस पर प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उस वक्त सुनते नहीं है। तो अल्टीमेटली उन लोगों ने कहीं तो पनाह लेनी है। जब उस मुल्कों में अनरेस्ट होगा तो अल्टीमेटली उन्होंने यहाँ पे आना ही आना है। बाकी रहेगी बात आपकी जो पिछली बात थी कि ये जो निज़ाम है फरसूदा हो चुका है, तो बरतानिया का निज़ाम फरसूदा हो चुका है। 1951 का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है वो तो बड़ा क्लियर है, उसमें तो आपने प्रोटेक्शन देनी है नॉन रिफॉल्वमेंट के ऊपर, और आपने उसके ऊपर अपनी लेजिस्लेशन की हुई है। अगर आपको लेजिस्लेशन चेंज करनी है, आपका अपना निज़ाम फरसूदा है, जैसे मलिक साहब ने बताया कि कितने केसेस हैं जो पेंडिंग है और किस वजह से पेंडिंग है, वो सारी वजूहत उन्होंने डिटेल में बताई। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को उस पर देखने की जरूरत है। ये तो सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं कि जी लोग आ रहे हैं और हमारा ये हो रहा है। देखिए, आप बनाए सिस्टम। अब इटली में भी लोग जाते हैं, पहले दिन उनको काम की इजाजत दे देते हैं कि ठीक है आप आए रहे, लेकिन अपना काम भी करें। ये भी क्यों नहीं करते हैं? उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें 10 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी यहाँ पे इलीगल फिर रहे हैं। इससे पहले आपने 50 दफा कहा कि हम एमनेस्टी देंगे, एमनेस्टी क्यों नहीं देते उनको कि जी लोगों का रास्ता खुल जाएगा? खुल जाएगा तो वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो लोग मौजूद हैं उन्हें आप क्यों नहीं इकोनॉमी के अंदर लेके आते हैं, अपने कौमी दायरे में लेके आते हैं, ताकि वो अपना रोल प्ले कर सके। बेसिकली ये टूरी गवर्नमेंट हमेशा से इसी तरह करती है कि इमिग्रेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क कर देते हैं, उसके बाद जब इनसे संभाला नहीं जाता तो कोई नई नई चीजें लेके आते हैं। इसमें अब अगर आप देखें तो कितना आसान होगा इनके लिए। मैं नहीं समझता कि बहुत आसान होगा ये जो कह रहे हैं ये सारा इम्प्लीमेंट करना। इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए, उन्होंने इसी तरह बात करने की कोशिश की, लेकिन कितना उस पर अमल दरामद कर सके? अल्टीमेटली इनको कुछ ना कुछ खोलना पड़ता है, कोई ना कोई नई इमिग्रेशन पॉलिसी देनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो हो सकती है, लेकिन जो ऑब्लिगेशन है यूके अपनी जो पार्ट 11 ऑफ द इमिग्रेशन रूल है उसके अंदर सारे जो उन्होंने बनाए हुए हैं उनको अमेंड करने की जरूरत है, उनको बेहतर करने की जरूरत है, उसको स्पीडी प्रोसेस करने की जरूरत है, बजाय इसके कि दूसरे मुल्कों को ब्लेम करें और ये कहें कि दुश्मन मुल्क ऐसे कर रहे हैं। कोई दुश्मन मुल्क ऐसे नहीं कर रहा। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपनी पॉलिसीज को बेहतर करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यूके गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इमिग्रेशन की, वो बिल्कुल बेहतर नहीं है। सही है, ठीक है। अच्छा अख्तर गोंदल साहब, अब अल्बानिया के साथ जो मुआहिदा किया गया है, ये बताइएगा इससे पहले जो कन्वेंशन का सेक्रेटरी है बरतानिया या यूरोपियन यूनियन कमीशन का सेक्रेटरी है, क्या ये मुआहिदा उसकी कंट्रडिक्शन नहीं होगी? थैंक यू वेरी मच जी। देखें, बात यह है कि जो असाइलम का इशू है वो इस मुल्क का बहुत पुराना इशू है, और वो सारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डिफरेंट प्लेजेस करते रहे हैं, लेकिन अभी तक वो अचीव नहीं हुआ। अब रिसेंटली जो उनका 5 पॉइंट्स प्लान है उसमें सबसे टॉप पे स्मॉल बोट्स है और जो अल्बानिया का इशू है। अब अल्बानियन गवर्नमेंट के साथ यूके गवर्नमेंट ने एक मुआहिदा किया है जिसमें ये है कि इनके जो बॉर्डर फोर्स के लोग हैं वो उनका जो टायराना एयरपोर्ट है जो अल्बानिया में है वहाँ पे बैठेंगे और वहाँ से जो लोग आएंगे उनकी स्क्रूटनी करेंगे। लेकिन मसला ये है कि अगर आप इनको बिठा भी देते हैं, जो लोग उधर
एयरपोर्ट्स के रास्ते आते हैं वो तो लीगली आते हैं, उसमें जितनी भी स्क्रूटनी कर लें इनलीगल लोगों को तो ये नहीं पकड़ पाएंगे। एनीवे उनकी एक एफर्ट है, उसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लास्ट ईयर है उसके जो फर्स्ट 9 मंथ्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो ये स्मॉल बोट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा लोग अल्बानिया से आए, तो इनकी जो हिट लिस्ट है वो अल्बानिया है। लेकिन आपका जो पर्टिकुलर सवाल है कि इज इट लॉफुल और अनलॉफुल, देखिए अब बैक में यही मेरा इस पे एक मेन पॉइंट है कि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है तो दैट शुड बी इन द बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। तो क्या ये फेयरनेस के जो रूल्स हैं और जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है उससे कंप्लाई करती है या नहीं है। इससे पहले हमने देखा रवांडा की पॉलिसी थी, वो भी चैलेंज होगी। इस मुल्क में जो NGOs हैं, जो ह्यूमन राइट वॉच एजेंसीज हैं, वो इन चीज़ों को वॉच करती हैं और कोई भी इस तरह का काम होता है तो वो कोर्ट्स में चैलेंज हो जाता है, लीगल चैलेंज आ जाता है। अब ये जो एक पॉइंट है कि जिनके पास पेपर नहीं होंगे हम उनको फौरन वापस कर दें, जो बंदा असाइलम क्लेम करता है ये यूके गवर्नमेंट अंडर ओब्लिगेशन है कि उसके असाइलम क्लेम को वो प्रोसीड करेंगे। अब प्रोसीड कैसे करेंगे, अगर फास्ट ट्रैक करेंगे यानी कि फिर फास्ट ट्रैक ही करेंगे। फास्ट ट्रैक जो है असाइलम क्लेम को करने का एक तजर्बा हो चुका है इन द पास्ट, और उसमें एक कोर्ट की जजमेंट है कि आप जो फास्ट ट्रैक असाइलम क्लेम करते हैं दिस इज अनलॉफुल। ये पास्ट में हुआ है और कोर्ट ने उसके अगेंस्ट डिसीजन दिया है। तब ये होता था कि विद इन 5 वर्किंग डेज वो असाइलम क्लेम का डिसीजन आ जाता था, फिर आगे जो अपील है वो विद इन डेज हो जाती थी, परमिशन टू अपील विद इन डेज हो जाती थी, बट दैट वाज रिगार्डेड एज अनलॉफुल इन द पास्ट। लेकिन अगर अब भी ये उसको फास्ट ट्रैक करते हैं, देखिए कोर्ट ने ये कहा था तब कि एक बंदा जो है वो 5 दिनों में ना तो आपको पेपर दे सकता है ना वो बेटर जो लीगल एडवाइस है वो ले सकता है। तो ये उसका बेसिक ह्यूमन राइट है। आप सिग्नेटरी हैं जिनेवा कन्वेंशन के, आप वो जो कंप्लायंस है असाइलम क्लेम की वो पूरी करनी। जो ऑलरेडी इतना बैकलॉग केसेस है वो तो खत्म नहीं हो रहा। अब प्राइम मिनिस्टर ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, अब एक असाइलम क्लेम होता है उसमें अगर ये सालों लगा देते हैं तो उसमें उस बंदे का कसूर तो नहीं है ना, और फिर उसको काम करने की इजाजत नहीं है। और फिर जो काम करने की इजाजत दी हुई है कि आप आफ्टर 6 मंथ एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसमें भी फिर जो जॉब्स हैं वो बड़ी टॉप लेवल की जॉब्स हैं वो कर सकते हैं जो शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती हैं, जिनमें जो सैलरी है वो 35 to 40,000 पाउंड पर एनम होती है। वो असाइलम सीकर बेचारे को कौन वो जॉब देगा। मसला ये है कि जो आपके पास ऑलरेडी लोग आते हैं असाइलम क्लेम करते हैं, इट इज योर ऑब्लिगेशन टू प्रोसीड विद असाइलम क्लेम, उनको काम की इजाजत दे दें ताकि एटलीस्ट वो इकोनॉमिकल बर्डन तो ना गवर्नमेंट पे हो ना। अब जो होटलों में लोग ठहरा रहे हैं उन पे इतने लाखों पाउंड खर्च कर रहे हैं, फिर अगर आप ये जो एक उनका अल्टरनेट प्लान अभी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हम जो डिसयूज्ड होटल्स हैं, जो पार्क्स हैं, जो मिलिट्री साइट्स हम यूज नहीं कर रहे हैं, उनमें इन लोगों को रखेंगे और हमारा जो खर्चा है वो 50% कम हो जाएगा। भाई उनको काम की इजाजत दें, वो खुद काम करें, आपको टैक्स पे करें, इन द मीन टाइम आप उनके क्लेम को प्रोसीड करें। वो डिसाइड तो डिसीजन मेकर ने करना है ना, कंप्लाइंग विद ऑल लीगल रिक्वायरमेंट कि वो बंदे का जो क्लेम है क्या वो क्रेडिबल क्लेम है, क्या उसको अपने मुल्क में स्टेट प्रोटेक्शन है, क्या वो अपने मुल्क में इंटरनली सेफली रिलोकेट कर सकता है या नहीं कर सकता, जो एक असाइलम क्लेम की लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब वो पूरी नहीं करेगा या करेगा तो उसको ग्रांट कर देंगे, नहीं करेगा तो फिर उसको रिफ्यूज कर दें, फिर आगे लीगल चैलेंज आ जाएगा। कोर्ट्स का जो प्रोसेस है उससे भी उसको गुजरना पड़ेगा। लेकिन इन द मीन टाइम ये जो सारा प्रोसेस है इसमें अगर बंदे को काम की आप इजाजत दे देते हैं असाइलम सीकर को, तो वो एटलीस्ट गवर्नमेंट पे इकोनॉमिकल बर्डन तो नहीं होगा ना। तो सही है, बिल्कुल ठीक है, बड़ी वैलिड आपकी सजेशन है गोंदल साहब। एक ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुलाम हुसैन अवान साहब ये बताइएगा कि जो रवांडा वाला मामला था उस पर तो अदालती फैसला भी आ चुका था, तो क्या रवांडा भी पहला जहाज़ भेजने की तैयारियां मुकम्मल हैं या भेजा जा चुका है? जी बिल्कुल, ये भेजने की तैयारियां मुकम्मल है और जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये तो इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट से अपील भी विन कर ली है और ये हर सूरत जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। लेकिन आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स वॉच तंजीमें हैं और उसके अलावा जो इमिग्रेशन वॉच लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं और इसके ऊपर वो रिव्यू पिटीशन भी उन्होंने जो है शायद फाइल कर दी हुई है। और उनकी ये कोशिश है कि ये बरतानिया चूँकि
इंसानी हकूक़ के हवाले से किसकी पहचान है, और इस तरह का जो काम है वो बरतानिया की अपनी साख के लिए ठीक नहीं है। और दूसरा ये है कि जो पहले ही लुटे फुटे लोग जो आखिरी असाइलम यहाँ पर करते हैं, उनके लिए इस तरह का जो ट्रीटमेंट है वो किसी सूरत भी ठीक नहीं है, और लोग पहले ही काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरा, आप उनको एक ऐसे कंट्री के अंदर भेज दें जिस तरह के आप किसी को जेल में रख रहे हैं, तो वो भी मुनासिब नहीं है। तो वो इसके ऊपर भी जो है वो काफ़ी शोर शराबा मचा हुआ है, और अपोजिशन की जो जमातें हैं वो भी इसकी भरपूर मुखालफत कर रही है, और ये लगता नहीं है कि ये कोई ज़्यादा देर से जो है ये काम चल पाएगा। अगर कोई भी हुकूमत आती है मेरे ख्याल से, तो इसको जो है वो ओवरटर्न करेगी, क्योंकि ये इसको एक तो बताया जिस तरह इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, उसका मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, और सियासी लेवल पर भी जो है लोग उसकी भरपूर मुखालफत कर रहे हैं। और टोरी गवर्नमेंट चूँकि शुरू से ही ऐसे करती है कि इनकी जो पॉलिसीज हैं वो हमेशा इतनी सख्त होती हैं, और इस दफ़ा तो इन्होंने रवांडा वाला काम करके जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुखालफत जो है वो मोल ली है। तो मेरे ख्याल से इसे ज़्यादा देर जो है ये चल नहीं पाएगा, और इसको जो है वो रिवर्स होना ही पड़ेगा। सही है। अच्छा अमजद मलिक साहब, रवांडा के मारूजी हालात, ज़मीनी हक़ाइक़, वहाँ का जस्टिस सिस्टम और फिर बरतानिया का, ये कंपैरिजन है कोई? और आप समझते हैं कि रवांडा के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन भी हो सकता था? यहाँ कम से कम इंसानी हुकूक पे अमल दरामद या उनका ख्याल इतना तो मसावी रखा जाता जितना बरतानिया में रखा जाता है। देखिए, यू कांट शिफ्ट ब्लेम। मैं बादशाह साहब से एग्री करता हूँ, जितना मर्जी अच्छा उनका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो, आप पैसे दे के रवांडा में स्टाफ बिठा के लोगों को प्रोसेस करेंगे सिर्फ इसलिए कि अगर वो प्रोसेस करके फेल हो जाते हैं तो वो रवांडा से अपने मुल्कों में जा सके। इससे सिर्फ यही मसला है। तो वो यानी वो यहाँ पे शिप्स में नहीं रखना चाहते, तो शिप्स की जगह पे रवांडा लगा लें। मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक भी केस यहाँ पे ऐसा निकल आया कि रवांडा में या रवांडा से निकल के बंदा अपने मुल्क में इन्होंने भेज दिया और वहां पे जाके वो मारा गया या उसके साथ टॉर्चर हुआ या वो कोई पॉलिटिकल एंटिटी थी जिसके साथ कोई बुरा सलूक हुआ, तो मेरे ख्याल में ये सारी पॉलिसी जो है वो बैकफायर कर जाएगी। इनको अपना यहाँ ही सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा। बैकलॉग कवर हो सकता है, फ्रांस के साथ मुज़ाकरात करें। ब्रेग्जिट के बाद वो नाला है यूरोप वाले, आप उनसे मुज़ाकरात करें कि जी हमारे मुल्क में आने से पहले यहाँ हम स्टाफ देते हैं, ट्रेन और बोट्स के जरिए यहाँ से जो भी निकलता है आप जिम्मेदारी लें, हम फंड करेंगे। दूसरा, आप पोस्ट ब्रेग्जिट शॉर्टेज आप देखें ना, केयर वर्कर की आपने लाइन लगा दी है, आपकी कहाँ पॉलिसी गई है? आप धड़ाधड़ लोग लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है ब्रेग्जिट के बाद यहाँ शॉर्टेज है, केयर वर्कर मिल ही नहीं रहा। आपका यूरोपियन जो लोग थे निकल गए वापस, होटलों में, नर्सेज में, ये काम करने वाले लोग वापस चले गए। अब आपके पास शॉर्टेज है, आप धड़ा बंदा बुला रहे हैं मुल्क से और एक तरफ कह रहे हैं कि हम आने वालों को रोकेंगे। सो देयर इज अ कंट्राडिक्शन। तीसरा, बैकलॉग के ऊपर अभी तक इन्होंने को आम माफी या कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं की। अख्तर ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, भाई आप यहाँ पे काम की इजाजत दें, जब इनके केस फारग हो जाए वापस भेज दें। साइलन पे आता है बंदा, आते ही उसको काम की इजाजत दें ताकि वो होटल में रखना ही ना पड़े। उन्हें कहिए हम आपको खाने के वाउचर देंगे और हॉस्टल में जगह देंगे, अब आप काम करें जाके। तीसरा, यूएनओ का कोटा। मैं बार बार ये बात कहता हूं, मुझे जब भी मैं सोचता हूं तो मुझे नहीं लगता कि ये बैकलॉग और ये आने वाली लोगों की तादाद कम होगी जब तक आप फॉरेन पॉलिसी की वजह से उठाए गए मामला के ऊपर अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। यूएनओ के फोरम के ऊपर कोटा रखें। अब अमेरिका बंदा ही नहीं को जाता, भाई आप 50,000 बंदा सालाना उनकी तरफ दें ना जरा, कि जी लोग अपने नियरेस्ट स्टेशन के ऊपर रजिस्टर करें जिन्होंने असाइलम क्लेम करना है, जिनके मुल्क में अफरा तफरी है, लीबिया हो, सीरिया हो, ईरान हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, तो इनके रीजन में यूएन के दफ्तर में होना चाहिए कि वो लोग उठाए जाएं और उनको अमेरिका में भेज दिया जाए, उनको ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया जाए, कनाडा में भेज दिया जाए। लोग अपनी जिम्मेदारी उठाएं। असाइलम सीकर पूरी दुनिया में 2-2.5 लाख से ज्यादा नहीं होंगे। अब 2-2.5 लाख में 50-50 हजार बड़े मुल्क अगर कोटा ले लें अपने मुल्क का, इनकी वहां पे कनाडा में इतनी जगह है वहां पे आबादकारी के लिए, तो वहां पे लोगों को काम दिया जा सकता है जो लोग मेरिट पे पूरा उतरते हैं और उनका पहले ही इंटरव्यू में पता चल जाता है अगर वो जेन्युइन असाइलम सीकर हैं या इकोनॉमिक माइग्रेंट है। कोटा जब तक नहीं रखेंगे और बड़े मुल्कों को उसमें हिस्सेदारी नहीं डालेंगे, तब तक ये इसी तरह जो ममालिक जिन लोगों को मिलेगा रास्ता वहां पहुंच जाएंगे। और आखिर में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आप भैया अपना 6 महीने में
अपील खत्म करें। 6 महीने में अपना जो आपने मैंडेट किया है पब्लिक डिपार्टमेंट के तौर पे, जो आपने कमिटमेंट ली है वो पूरी करें। 6 महीने में आप फैसला करें। 6 महीने में रूट्स नहीं बनती और आप लोगों को वापस भेजें अगर वो नाकाम होते हैं, अगर पूरा नहीं उतरते। लेकिन अगर आप भेज पा ही नहीं रहे तो आपकी काउंटर स्ट्रेटेजी सिर्फ रेटरिक है। जो भी नया सही है, आता है ठीक वो है पॉलिसी निकालता जी है। जी कानून पर 10 साल में बनने वाले कानून के ऊपर कोई ऑडिट नहीं हुआ कि ये फेल क्यों हुए। इसके ऊपर सही ऑडिट है। बहुत मलिक साहब ठीक है, मैं ज़रा सुलरिया साहब के सामने ये नुक्ता रखना चाह रहा हूँ। सुलरिया साहब, ये भी कहा ऋषि सुनाक ने कि केस वर्कर्स जो हैं उनकी तादाद में इजाफा करेंगे। केस वर्कर्स की तादाद में आप इजाफा कर रहे हैं। रवांडा में आप वहाँ पे ज़ाहिर फंडिंग आपने करनी है, वहाँ जितना भी ये कानूनी चाराजोई होगी या जो अमल होगा उसमें होटल्स जो हैं उससे निकाल के चले आप हॉस्टल्स में लेके आ जाएंगे इन गैर कानूनी तरीके से रहने वालों को, लेकिन फिर भी एक बर्डन तो ज़रूर हैं। अब फ्लॉ बेसिकली क्या आ रहा है? ये अपीलें इतनी बड़ी तादाद में इतने लंबे अरसे तक क्यों पेंडेंसी में रहती हैं? अख्तर गोंदल साहब तो कह रहे हैं कि ठीक है, जल्दी भी इस पे फैसला नहीं आ सकता, डिसीजन है कोर्ट का, लेकिन इतनी तवालत में क्या पॉलिसी की वजह से है ये या कोई और रीज़न है? नहीं, सबसे पहले तो बिल्कुल ये सही बात है कि केस वर्कर बहुत थोड़े हैं, इसी वजह से बैकलॉग है ना। 90,000 कुछ कह रहे, को 146,000 कह रहे, लेकिन बहरहाल बैकलॉग तो है और इसी वजह से केस वर्कर रिक्वायर्ड है। और वो केस वर्कर रिक्वायर्ड है जो उस पर डिसीजन कर सकें। जब केस वर्कर आप लेते हैं तो फिर आप उनको ट्रेन भी करते हैं। जब ट्रेनिंग का प्रोसेस गुजारते हैं उसमें टाइम लगता है, तो उतनी देर में और केसेस आ जाते हैं और बोर्ड्स आ जाती हैं और बैकलॉग बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले तो ये इशू है। बाकी जो अख्तर साहब वाली बात है वो अच्छी बात है, बिल्कुल जो है वो होना चाहिए सारा जो है उसको निज़ाम, जो काम की इजाज़त, मैंने पहले भी कहा कि काम की इजाज़त देनी चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो देखें, जब तक आपके पास पूरा मैकेनिज्म नहीं होगा उतनी देर तक आप नहीं इसको चला सकते। केसेस का उन्होंने जो बात की वो डिफरेंट बात थी। पहले से पहले फास्ट ट्रैक था, उसमें 1 महीने में ये कहते थे कि हम आपका 5 दिन में फैसला करेंगे, 5 दिन में अपील सुनेंगे, फिर परमिशन टू अपील होगी, फिर अपर ट्राइब्यूनल होगा, लेकिन वो फेल हो गया। कोर्ट ने इसलिए अनलॉफुल कहा कि बहुत ज्यादा स्पीडी था। ये मलिक साहब वाली बात ठीक है कि विद इन 6 मंथ्स का एक रीजनेबल टाइम है, उसमें आप टाइम दें, अच्छे तरीके से इस केस को फैसला करें। और अगर काम की ज्यादा होगी वो बर्डन ऑब्वियसली नहीं होंगे। कोर्ट्स की तादाद भी जाहिर है उस तरीके से इन्होंने वो सेंट्रलाइज कर दिया, उसको भी थोड़ा सा बढ़ा ले ताकि जितने ज्यादा केसेस हैं उतने जो, चूंकि आप कोर्ट का हर बंदा को कोर्ट ये अपील का राइट भी नहीं देते, वो भी है सर्टिफाइड कर देते हैं कुछ क्लेम्स को। जिन क्लेम्स को सर्टिफाइड किया जाता है उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू चला जाता है, वो भी एक मसला है। तो बैकलॉग तो हर जगह पे है। इन्होंने अपर ट्राइब्यूनल में नो डाउट के जजेस थोड़े ऐड किए, लेकिन फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में भी इनको मजीद जजेस ऐड करने चाहिए ताकि लोगों की अपीलों का जल्द से जल्द फैसला हो। और कुछ जजेस पहले सुन के फैसला काफी देर बाद करते हैं, तो उसके ऊपर भी इनको एक पॉलिसी लेके आनी चाहिए कि विद इन 2 वीक्स या 3 वीक्स जितना भी रीजनेबल टाइम हो उसके ऊपर वो डिसीजन कर दें। और फिर उसके बाद जो परमिशन टू अपील के डिसीजन है उसके ऊपर भी अगर आप थोड़ा सा इसको स्क्रूटनाइज कर लें या उसको एक पॉलिसी मिले है अकॉर्डिंग टू जो नंबर ऑफ अपील्स है और जजेस है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके, तो उसमें कोई वजह नहीं है। उसके ऊपर नजर भी रखें कि कितनी अपीलें सुनी जा रही है, कितना टाइम लग रहा है। ऑब्वियसली सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम जैसे कि उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि ऑलरेडी जो है वो सिस्टम थोड़ा वो क्लैप्स की तरफ जा रहा है। सिस्टम तो सारे क्लैप्स है, NHS देख ले वो भी क्लैप्स हो रहा है, इमिग्रेशन का सिस्टम देखें वो भी क्लैप्स हो रहा है, बसेस का, नर्सेज का, हर जगह पे आप देखें तो यही मिसाल चल रहे हैं बरतानवी गवर्नमेंट का। ये ऑब्वियसली पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, इशू बहुत बड़ा है, लेकिन इसको टैकल करने की जरूरत है। और एक जामिया और मजबूत इमिग्रेशन पॉलिसी जब तक नहीं बरतानवी गवर्नमेंट लेके आती, मैं नहीं समझता कि ये बैकलॉग भी खत्म होगा। और रवांडा वाला जो अभी फैसला जो फाइनलाइज तो नहीं हो सका, वो भी उसके ऊपर कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का स्टे मौजूद है, वो भी मतलब एक सिलसिला चल रहा है साथ साथ। तो ये मामला जो है इतनी आसानी से हल नहीं होंगे और टाइम बहुत थोड़ा रह गया इस गवर्नमेंट के पास, और मुझे नहीं लगता कि इतना कोई क्लियर डिसीजन कर पाएंगे। सही है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की आपने बात की है, पॉलिटिकल माइलेज क्या है टोरी गवर्नमेंट के लिए जो वो इतनी शदोमत के साथ ये पॉलिसी ला रही है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। अख्तर गोंदल साहब, ये फरमाइएगा कि पॉलिटिकल माइलेज क्या है इस सारे एपिसोड में टोरी गवर्नमेंट के लिए? देखिए जी, अब बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो सारी स्टेटमेंट्स ऋषि सुनक ने दिए हैं, ये जितने तक वो अचीव नहीं कर पाते, दिस इज रिगार्डेड एज ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अब इस मुल्क में बहुत सारे क्राइसिस हैं, मॉर्गेजेस का क्राइसिस है, इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया है,
एनर्जी क्राइसिस है, उसके अलावा जो ह्यूमन अपना कमी है लोगों की वर्क फोर्स में, वो क्राइसिस हैं। देखिए अब एक तो ये है कि ये चाहते हैं कि जो इस मुल्क में लोग हैं उनको इस मुल्क से निकाला जाए, और दूसरा ये है कि इस मुल्क में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी शॉर्टेज है, उनको ये लाना चाहते हैं। इससे पहले जो यही गवर्नमेंट है, इन्होंने स्टूडेंट्स पे एक अनाउंसमेंट किया कि जो स्टूडेंट टॉप यूनिवर्सिटीज़ में प्लेस हासिल करेंगे सिर्फ उनको आने की इजाज़त, कोई सर्टेनिटी तो होनी चाहिए। अब बात यह है कि जो टोरी गवर्नमेंट है उसके कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। हर प्राइम मिनिस्टर जो आता है वो एक प्लेज करता है और वो ख़त्म हो जाता है। ब्रेग्जिट जो है उसके बाद इस मुल्क में काफ़ी सारे क्राइसिस आए हैं। फिर उसके बाद जो अब यूक्रेन की वार है उसकी वजह से बहुत सारे इस मुल्क में इकनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मलिक साहब ने बात की है कोटा सिस्टम वाली, दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, कि आप बजाय उनको रवांडा भेजने की बजाय जो मुल्क सेटल्ड मुल्क हैं, बड़े मुल्क हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका है, उन मुल्कों के साथ ये वायदे करें। इनके केसेस अगर इस तरीके से आपने डिसाइड कराने उनके साथ आप करें, उनको ये लोग अपने जो है वो कोटा सिस्टम में दें, तो इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। दूसरा जो अब इसको वो अचीव कर पाएंगे या नहीं, जो रवांडा का इशू है जी, उस पर मैं ये थोड़ा सा कहूँगा कि मुझे तो ये नहीं लगता कि उसको ये अचीव कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि दिस पॉलिसी इज लॉफुल एंड नॉट इन ब्रीच ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज। अब वो चैलेंज होगी, उसके आगे उसके काफ़ी सारे जो हैं वो हैं, जैसे कोड ऑफ अपील है, वो कोड ऑफ अपील में उसकी परमिशन टू अपील होगी, फिर कोड ऑफ अपील के जजेस उसको सुनेंगे, उस पर बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अगर वहाँ से भी ये केस गवर्नमेंट की फेवर में आ जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हो जाएगा। तो देयर आर लॉट ऑफ लीगल चैलेंजेस। और फिर उसके बाद ये है कि अगर इनमें से फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसमें ये गवर्नमेंट सक्सीड भी हो जाती है तो कोई एक, जैसे मलिक साहब ने कहा कि कोई एक केस नया आ जाता है, उसमें वो गवर्नमेंट से कोर्ट से, हाई कोर्ट से इंजंक्शन ले लेते हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन आ जाता है, तो फिर वो सारी पॉलिसी जो है वो इट वुड बी रिगार्डेड एज अनलॉफुल और उसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए ये कि जो ऑलरेडी इस मुल्क में बहुत ज़्यादा लोग इलीगली बड़े सालों से रह रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी बनाएं, उनको सेटल करें, वो गवर्नमेंट की जो इकानमी है उसमें कंट्रीब्यूट करें, और जो इलीगल वर्किंग है उसके लिए ऑलरेडी जैसे मलिक साहब ने कहा बिल्कुल लॉ मौजूद है। आप 20,000 पाउंड जो है वो फाइन करते हैं, लेकिन फिर भी इलीगल वर्किंग हो तो रही है, वो भी प्रॉपरली काम तो पॉलिसी नहीं कर रही। तो उसके लिए जो इलीगल वर्कर हैं उनके जो केसेस हैं, लोगों को एनकरेज करें कि वो अपने गवर्नमेंट होम ऑफिस के साथ अपने केसेस जो हैं वो सबमिट करवाएं, और जितनी देर तक उनके केसेस चलते हैं उनको काम की परमिशन दें ताकि वो गवर्नमेंट पे बर्डन ना बने, और फिर उनको उनके केसेस डिसाइड करें। और दूसरा ये है कि जो असाइलम का बैकलॉग है ये बहुत पुराना इशू है। अब मेरे ख्याल में जितनी लोकल बारोज हैं, जिस तरह के अब फ्रांस में ये होता है कि जो लोकल बारोज होती हैं, हर लोकल बारो में जो होम ऑफिस है उसके लोग होते हैं, उसका एक ऑफिस होता है, वो उस बारों में जितने केसेस होते हैं वो डील करते हैं। तो इसको अगर ये बैकलॉग को लोकलाइज कर दें और लोकलाइज स्टाफ को जो है वो हायर करें, तो मेरे ख्याल में उसको ये अचीव कर पाएंगे। इस तरह तो लाखों की तादाद में असाइलम के केसेस हैं और अब उनको मीट करना मुझे नहीं लगता मीट कर पाएंगे। दिस इज अ बिग इशू, दिस इज अ बिग चैलेंज। ठीक है गुलाम हुसैन अवान साहब, हमने कुछ जो बरतानिया के बड़े इमीडिएट और बड़े अवाइल किस्म के इश्यूज़ या क्राइसिस हैं उसका भी बात की। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात की गई, यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस की बात की गई, इकनॉमिक मेल्टडाउन की बात की गई। इस सब के साथ साथ ऋषि सुनाक अब बड़ी तेज़ी के साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि गैर कानूनी तारकीन वतन का जो मामला है इसको किसी डगर लगाया जाए। तो पब्लिक वज़ीर-ए-आज़म की या हुकूमत की इस अप्रोच पे क्या राय रखती है? पब्लिक की पल्स क्या है? मेरे ख्याल से लोगों को इस वक्त जो चीज़ें जो एड्रेस करने की ज़रूरत है, जो लोग चाहते हैं वो है एनर्जी क्राइसिस है, बढ़ती हुई जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर है, जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, इसके ऊपर जो है वो लोग मेरे ख्याल से हुकूमत से चाह रहे हैं कि हुकूमत इसके ऊपर कोई ऐसा कंक्रीट डिसीजन ले जिससे जो है वो पब्लिक को फ़ायदा हो।
ये देखिए इमिग्रेशन का जो मैटर है ये एक वो छोटा क्वार्टर तो हो सकता है जिसके ये कंसर्निंग ये मामला हो या जो चाहते हो कि ये इसको जो है वो एमिकेबली इसको भी हल होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि अपनी खुद लाले पड़े हुए लोगों को जो जिस तरीके से इन्फ्लेशन यहाँ पर रिकॉर्ड सतह पर जो है वो पहुंच चुकी है, इसके अलावा एनर्जी क्राइसिस इतना ज्यादा है कि लोग मीट अप नहीं कर पा रहे जो उनके गैस और बिजली के बिल्स हैं। उसके अलावा फिर दूसरा ये है कि जो बेरोजगारी वाला जो अंसर है और ये जो सरकारी महकमे है जिसके अंदर ये रेलवे हुकाम है, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं और टीचर्स हैं, ये तनख्वाहें बढ़ाने के लिए जो है रोज सड़कों के ऊपर हैं। तो लोगों के जो मसाइल हैं वो ये वाले हैं जिसको लोग चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको एड्रेस करे तरजीही बुनियादों पर। ये जो इमिग्रेशन वाला मामला है इसको बाद में भी देखा जा सकता है, इसके ऊपर जो है वो लेटर ऑन भी किया जाए, लेकिन मेन जो मामला है इस वक्त लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो तरजीही इन बातों पर तरजीही बुनियादों पर हल करे कि लोगों के जो मसाइल है, NHS का मसला दिन ब दिन जो है वो गंभीर होता जा रहा है और लोग जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर जगह नहीं है और अपॉइंटमेंट डॉक्टर्स के पास नहीं मिल रही। तो ये वाले जो क्राइसिस हैं इनको डील करने की पहले जरूरत है और लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि गवर्नमेंट इस वक्त तरजीही बुनियादों पर जो है वो इमिग्रेशन के गिर जो है वो घेरा तंग करने के सारी तवानाइयाँ लगा रही है। मेरे ख्याल से ये दूसरे जो मसाइल हैं ये लोग ये तो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है उनको तरजीही बुनियादों पर हल करे। नहीं तो क्या गवर्नमेंट इसके ज़रिए लोगों की बुनियादी मसाइल से तवज्जो हटाने में कामयाब हो पा रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट तवज्जो हटा पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो एनर्जी क्राइसिस है, इसके अलावा जैसे अक्सर गोंदल साहब ने पहले जिक्र किया कि ये जो मॉर्गेज का मसला है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं, घर जो है वो रीप्रोसेस हो रहे हैं और लोगों की परेशानी के अंदर जो है वो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लोगों को इससे सरोकार नहीं है गवर्नमेंट कितनी सख्त पॉलिसीज बना रही है इमिग्रेंट्स के बारे में या इनको कैसे कर रही है। गवर्नमेंट लोग जो है वो अपने मसाइल पहले हल करना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट कम से कम जो है वो उनके जो इस वक्त रोजमर्रा के मसाइल हैं उनको किस तरीके से हल करती है, उसके बाद जो दूसरे मामला हैं उसके बाद देखे जाएंगे। और अभी भी आप किसी जगह पे चले जाए, किसी फोरम पे चले जाए, जैसे मैंने बताया कि नर्सिस से लेकर डॉक्टर्स और ये सब लोग जो है वो हड़तालें कर रहे हैं ताकि उनको जो है वो वेज उसके अंदर इजाफा किया जाए कि जिस तरीके के साथ जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ रही है उस तरीके से लोगों की जो ज़राए आमदन है या जो लोगों की तनख्वाहें हैं वो नहीं बढ़ रही, तो जिससे जो है वो लोगों की परेशानी के अंदर इजाफा हो रहा है। दूसरी बात है कि कोई बीमार हो जाए तो उसको अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है डॉक्टर से, तो हर तरफ से लोगों की परेशानी के अंदर इजाफा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से NHS के मामला जो है वो ये तरजीही बुनियादों को पहले हल करने की जरूरत है। जी सही है। अच्छा बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, आप ये बता दीजिएगा, अभी जो सारे हालात हैं, आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक ये सारी सिचुएशन किसी नतीजे पे पहुंचेगी या बरतानिया की रिवायत को देखते हुए ये एक इशू ही बना रहेगा, ये एक तनाज़ा ही बना रहेगा? देखिए ये तो कि पॉलिसी स्टेटमेंट है, अभी इसके ऊपर लेजिस्लेशन होनी है, इट टेक्स टाइम। तो अभी तक ये पता नहीं है कि हुकूमत वक्त के पास टाइम कितना है, उनकी अददी बर्तरी भी कोई इतनी नहीं है। और जिस तरह का यहाँ पे ऑपरेशन है NGOs का, एमनेस्टी का, ह्यूमन राइट वॉच का, बाकी बार काउंसिल एंड लॉ सोसाइटी का, इतना आसान नहीं होता है ऐसी लेजिस्लेशन जिसके ऊपर लोगों के इंसानी हकूक सलब होते हों। मुझे लगता है कि ये अब वो टीचर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल की जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर तो नज़ला उतारने से रह दे के उनके पास असाइलम सीकर और इमिग्रेशन वाले लोग रह गए थे कि फॉरेनर्स के ऊपर वो नज़ला उतारते और कहते मैं बड़ा सख्त वज़ीर आज़म हूँ, और वही उन्होंने काम किया कि हम बोटें रोक देंगे, हम लोगों को निकाल देंगे होटलों से, हॉस्टलों में मुंतकिल कर देंगे, एयरपोर्ट पे रोक के अल्बानिया वापस भेज देंगे, और ये नहीं बताया कि फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस आएंगी और हम दूसरे मुल्कों को फतह करने के लिए अपनी उतारेंगे। सही। यूक्रेन वाला भी जो मामला है, ये यूक्रेन में इनकी फॉरेन पॉलिसी कंसिडरेशन है, इन्होंने उनसे कमिटमेंट की थी, ये वहां पहुंचे नहीं रशिया के मुकाबले में उसकी मदद करने के लिए, तो अजराए अखलाकन, अजराए हमदर्दी उनके कुछ लोग ये वापस ले रहे हैं। उनमें से ज्यादातर वो लोग होंगे जो इनके सिंपथाइजर्स होंगे, और उसमें इंटेलिजेंस का काम होता है कि फिल्टर करे कि कोई ऐसे लोग ना निकल आए
जो आपके मुल्क के मफाद के खिलाफ हो। तो ये तो इंटेलिजेंस चैलेंजेस होते हैं हर जगह। ठीक है, तो मुझे मैं नहीं लगता कि जी रेटरिक ज्यादा। मेरे पास टाइम कम है, मैं रिजवान सलरिया साहब की तरफ जाऊंगा। रिजवान सलरिया साहब, ये हालात तो अब आपके सामने आ चुके हैं। अभी एमनेस्टी का आपने जिक्र किया था, टूरिज्म एमनेस्टी को इनकरेज क्यों नहीं करते? देखिए, बोरिस जॉनसन ने कहा, 2 दफा कहा, इससे पहले उन्होंने कहा कि इस पर करनी चाहिए, पॉलिसी भी बनाने की इन्होंने कोशिश की और इस पर बहुत सारी न्यूज भी आई। मैं समझता हूँ कि पॉलिसी जरूर लेके आनी चाहिए इनको। एक तो वो लोग 10-10 साल से, बहुत सारे लोग हैं जो 10-10 साल से यहाँ पे इसी तरह फिर रहे हैं 12-12, चूंकि उनकी कोई शादी नहीं हुई, उनके कोई बच्चे नहीं है, उनकी कोई और यहाँ पे सोशल टाइज नहीं बन सकी उस तरीके से कि उसको प्रूव कर सके। उसके लिए 20 ईयर्स का इन्होंने 14 साल से हटा के 20 ईयर्स पे लेके गए, उसके ऊपर भी इंडेफिनेट नहीं देते। तो इन्होंने बड़ी जालमाना ये पॉलिसी रखी। इससे पहले तो पॉलिसी बड़ी अच्छी थी कि 14 साल आप इस मुल्क में गुजार ले, कैद बामुशक्कत, और डेफिनेटली आपको मिल जाता है। मैं हजरत तफन्नन कह रहा हूँ उसको कैद, क्योंकि ये बड़ी मीठी कैद है। यहाँ पे लोग अपना ऑब्वियसली अपनी फैमिलीज को पैसे पीछे भेजते हैं, बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारते हैं, उनको बैंक अकाउंट नहीं मिलता, उनको रहने के लिए बड़े मसाइल हैं, उनको लीगली काम नहीं कर सकते, लोग उनका इस्तेहसाल करते हैं, जबरी लेबर उनसे ली जाती है और वो बड़े गलत हालात में वो बेचारे रहते हैं, यहाँ पे गुजारा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पे इंसानी को की तंजीमें तो आवाज उठाती रहती हैं और हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम डेफिनेटली मतलब जो है ना इस पॉलिसी के ऊपर हर वक्त, इवन पार्लियामेंट में डिबेट भी, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर अपनी वो पिटिशन भी दी पार्लियामेंट में, लेकिन उसका हुआ कुछ भी नहीं। टूरी गवर्नमेंट अगर ये काम कर देती है, क्योंकि लेबर गवर्नमेंट इससे पहले एमनेस्टी देती रही है, इसी वजह से लेबर गवर्नमेंट जो है पॉपुलर है इमिग्रेंट्स में, अगर ये टूरी गवर्नमेंट ये काम कर जाए तो मैं समझता हूँ कि लेबर के काफी सारे भी ले सकती है। इनको ये जरूर करना चाहिए ताकि जो का इस्तेसाल हो रहा है कम से कम हो सके। ठीक, बहुत शुक्रिया रिजवान सलरिया का, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब आपका, अख्तर गोंदल साहब आपका और गुलाम हुसैन अवान साहब आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।